अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 22, 21 पढ़ेंगे कल। सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया जंगम संपत्ति। जंगम मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात तो ये है, आप कहोगे साहब चोरी हत्या लूट डकैती पढ़ा दो आईपीसी में, ये मूवेबल या जंगम संपत्ति से क्या मतलब है, राइट? तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर 17। चैप्टर 17 का नाम है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो सबसे पहला अपराध होता है वो होता है चोरी, थेफ्ट। और थेफ्ट जो होती है वो चल संपत्ति की होती है। जब आप 378 में चोरी की डेफिनेशन को पढ़ोगे तो सबसे पहले आप चल संपत्ति पढ़ोगे, जंगम संपत्ति पढ़ोगे। तो वहां आपको जंगम का क्या अर्थ लगाना जो सेक्शन में है, अभी आप स्पष्ट हो जाएगा, आप समझे ना? तो समझते हैं क्या कहते हैं कि जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशिक है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। मूर्त मतलब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, मूर्त संपत्ति आती है। अब मूर्त संपत्ति का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे ये डस्टर है, इसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, समझ गए ना? तो ये कैसी प्रॉपर्टी है? कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, मूर्त प्रॉपर्टी है। बात समझ आई ना आपको? ये मूर्त प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब जब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है तो इन कॉर्पोरल प्रॉपर्टी भी होती होगी, अमूर्त प्रॉपर्टी भी होती होगी, बिल्कुल होती है। जैसे कॉपीराइट कैसी प्रॉपर्टी है? अमूर्त। जैसे इस डस्टर को यूज करने का अधिकार कैसी प्रॉपर्टी है? अमूर्त। ना छू सकते ना देख सकते, अधिकार की तो प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे रास्ते से आने जाने का अधिकार, रास्ता तो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, मूर्त प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे आने जाने का अधिकार, जैसे मैं अपने मकान से आपको आने जाने का अधिकार देता हूं तो कहीं लिख करके दूंगा ना आपको मैं, तो वो क्या है? वो अधिकार जो ट्रांसफर किया वो इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है, समझ गए ना? वो इनकॉर्पोरल, वो अमूर्त प्रॉपर्टी है। तो जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी में केवल मूर्त प्रॉपर्टी है, हर भांति की मूर्त प्रॉपर्टी है। हर भांति का मतलब क्या होगा? हर भांति का मतलब होगा चाहे वो डस्टर है, पेन है, वो बोर्ड है, वो फोन है, वो कुछ भी है, बशर्ते वो मूर्त होना चाहिए, अमूर्त नहीं होना चाहिए। इसको छू सकते हो और देख सकते हो। आखिर हमने अमूर्त प्रॉपर्टी क्यों रखा है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आसित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की उसका आकार प्रकार चाहे कुछ भी हो, राइट, हर भांति की मूर्त प्रॉपर्टी आती है। हर प्रकार की, हर भांति की मूर्त प्रॉपर्टी आती है, चाहे वो फैन है, चाहे वो घड़ी है, चाहे वो बोतल है, चाहे वो पेन है, हर भांति की, बशर्ते उसको छू भी सकते हो और देख भी सकते हो, मूर्त होनी चाहिए। अब ये मूर्त रखने का पर्पज क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। दरअसल जब आप चोरी पढ़ोगे तो चोरी के 5 ग्राउंड है ना? पहला ग्राउंड क्या है थेफ्ट का? पहला है चल संपत्ति, चल संपत्ति। दूसरा है बेईमानी पूर्वक आश्रय होना चाहिए, बेईमानी पूर्वक। तीसरा है वो किसी का कब्जा होना चाहिए, विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के हटाई गई हो। चौथा है हटाई गई, मूवमेंट भी उसके अंदर होना चाहिए। मन ही मन में सोच रहे तो चोरी नहीं हो जाती। ये 5 ग्राउंड आपको पूरे करने होते हैं चोरी को साबित करने के लिए। पहला ही ग्राउंड क्या है, पहला कंटेंट क्या है इसका? चल संपत्ति, समझ गए ना? और चल का मीनिंग क्या लगाओगे? ये सेक्शन 22, हर भांति की मूर्त प्रॉपर्टी आती है, इसका मतलब अमूर्त प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे अगर मैं चोरी का आरोप लगाऊं आपके ऊपर कि आपने मेरा ये डस्टर चोरी किया, तो ये मूर्त प्रॉपर्टी है ना, समझे नहीं समझे? लेकिन अमूर्त प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अमूर्त, जैसे बिजली की चोरी, समझे ना? छू नहीं सकते, बिल्कुल समझिए बात को। जो बिजली के तार हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही वो मूर्त प्रॉपर्टी नहीं है, अमूर्त है। इसलिए बिजली की चोरी पर जब आरोप लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर उसको डिफाइन किया गया। बिजली की चोरी नहीं की जा सकती। बिजली की चोरी पर जो सेक्शन अप्लाई होगी 379 अप्लाई नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अप्लाई होगा, क्योंकि वो चोरी की विषय वस्तु ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चल संपत्ति नहीं है, मूर्त संपत्ति नहीं, उसको ना तो छू सकते ना देख सकते। क्योंकि जब आप बिजली के तारों को छूओगे, धारा को नहीं छू रहे, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है उसके अंदर, उसको नहीं छू सकते आप। पकड़ में क्या आएगा? तार, बिजली का तार पकड़ में आएगा, ना कि वो धारा।
उसका तो इफेक्ट पता लगता है आपको जब वो करंट मारते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? ना तो उसको बहती हुई को तारों के अंदर से देख सकते आप, ना छू सकते। अब आप कहोगे छूने से तो करंट लगता है, समझ गए ना? तो वो उसका इफेक्ट है भाई। लेकिन बिजली के तारों की चोरी की जा सकती है, 379 अप्लाई हो जाएगा। खंभों से तार काट लिया आपने और बेच दिए तांबा निकाल करके, समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा? चोरी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है उसके अंदर वो कैसी है? वो मूर्त नहीं है, अमूर्त है। ना उसको छू सकते ना उसको देख सकते। बात समझे नहीं समझे आप? तो कुल मिलाकर के इसको पढ़ने का पर्पज है सेक्शन 378, 379 और आगे बहुत सारी सेक्शन है जो संपत्ति से रिलेटेड है, वे पढ़ेंगे आप। बात समझ आई ना आपको? तो जंगम संपत्ति शब्दों से यह सिद्ध है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। आता क्या नहीं इसके अंतर्गत? किंतु भूमि और वे सब चीजें जो भूबद्ध है और भूबद्ध चीजों से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज इसके अंतर्गत नहीं आती, है ना? नेगेटिव डेफिनेशन है, पॉजिटिव नहीं है, और जरूरी थी इस तरह से देना। इन्होंने कहा एक तो भूमि अचल संपत्ति होती है, एक भूबद्ध चीजें। भूबद्ध चीजें जैसे दीवारें, खंबा, कोई मशीनरी परमानेंटली फिक्स कर दी गई हो जमीन के साथ में, राइट? कोई और ऐसी प्रॉपर्टी जमीन के साथ फिक्स कर दी गई जो भूबद्ध है, एम्बेडेड इन द अर्थ, भूमि के अंदर धसा दी गई हो जिसको, वो प्रॉपर्टी कैसी होगी? वो भी अचल है। इसके अलावा भूबद्ध चीजों से अस्थायी परमानेंटली जकड़ी हुई चीजें, जैसे ये जमीन क्या है? अचल प्रॉपर्टी। ये दीवारें कैसी है? ये भूबद्ध है क्योंकि भूमि में धसी हुई चीजें हैं। ये भी कैसी होगी? ये भी अचल है। और इन भूबद्ध चीजों से परमानेंटली जकड़ी हुई चीजें जैसे खिड़की, दरवाजे, वेंटिलेशन, ये परमानेंटली जकड़ी हुई चीजें है ना, ये क्या होगी? ये तो अचल है, इनकी चोरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, अगर इनको काट दें तो ये चलो जाएंगी। पेड़ कैसी प्रॉपर्टी है? अचल प्रॉपर्टी है, लेकिन काट दो तो चलो जाएंगी, वो अलग बात है। लेकिन जब तक जमीन का हिस्सा है, वो जब तक जमीन है, जब तक किसी चीज से खंबा भी ले आ सकते हैं सर, कोई निकाल के। बिल्कुल, खंबा भी काटा जा सकता है, वो चोरी हो जाए, खंबे की चोरी हो जाती है। लेकिन जब तक जमीन का हिस्सा है, वो जमीन से जुड़ी हुई है, तब तक चोरी नहीं हो सकती उसकी, तब तक अचल संपत्ति है। काट दोगे फिर चोरी की विषय वस्तु होगी, नो डाउट। 309 बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यूं तो सुनो, कोई तो क्राइटेरिया में बनाना ही था इसका अचल संपत्ति का। यूं तो भूमि को भी आप अचल नहीं कह सकते। जो ईंटें बनाते हैं भट्टे वाले, खोद कर ले जाते हैं मिट्टी को, और ईंट कैसी प्रॉपर्टी है? अचल संपत्ति। कहां से आई? वो जमीन से आई ना। ये तो अचल कुछ भी नहीं है, समझ गए ना? लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा कि भूमि और भूबद्ध चीजें जो उसमें परमानेंटली फिक्स कर दी हो, जैसे ईंट का भट्टा ही है, कोई चिमनी है, कोई खंबा है, कोई दीवार है, ये कैसी है? भूबद्ध है, भू के अंदर धसी हुई चीज है, ये भी अचल होगी। और भूबद्ध चीजों से परमानेंटली जकड़ी हुई चीजें जैसे खिड़की, दरवाजे या कोई भी, ये सब अचल है। बाकी इन्हें छोड़ करके जो बची वे मूर्त होनी चाहिए, वो जंगम संपत्ति है, चल संपत्ति, अदरवाइज नहीं। दरअसल चल संपत्ति और अचल संपत्ति को वहां भी पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। वो डेफिनेशन यहाँ इस्तेमाल नहीं करनी, ये वाली वहां इस्तेमाल नहीं करनी। बात समझे नहीं समझे? अगर वही डेफिनेशन हम यहाँ यूज करते तो आईपीसी में लिख देते हैं इस चीज को, वो तो बड़ी आसान है, वो तो हाँ बिल्कुल। तो बात समझे नहीं समझे? तो यहाँ अच्छा ये नेगेटिव डेफिनेशन क्यों है? यहाँ तो हमें चल की एक लिस्ट दे देते हैं कि भाई ये भी चले, ये भी चले, ये भी चले। तो भाई साहब चल संपत्ति की लिस्ट इतनी बड़ी हो सकती थी कि पता लगा कि आप आईपीसी इतनी मोटी हो जाती है आपकी। फिर ये डस्टर भी डालना पड़ता है, ये पेन भी डालना पड़ता है, निक भी डालनी पड़ती है, बटन, और ये जो मैं पहनना कपड़े, ये भी, चश्मा भी, फोन भी, इतनी लंबी लिस्ट हो जाती। ये तो मूर्खता वाली बात होती ना। तो ये तो एक आसान तरीका है नेगेटिव वे में अपनी बात को कह रहा है। इन्होंने कहा कि इन तीन चीजों को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा वो मूर्त होनी चाहिए, वो जंगम संपत्ति है। और पढ़ने का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जंगम संपत्ति। क्योंकि जब आप चोरी पढ़ेंगे तो वहां चल संपत्ति शुरू में दे, जंगम संपत्ति शुरू में ही दे दिया। तो यहां क्या अर्थ लगाऊंगे जंगम संपत्ति का, जो सेक्शन 22 में डिफाइन कर दिया। इज इट क्लियर? है ना? फिर ऐसे ही आपका एक्सटॉर्शन है, वहां भी चल संपत्ति आता है। ऐसे ही आपका रोबरी है, समझे ना? ऐसे ही आपका डकैती है, वहां भी चल संपत्ति आएगा। समझे नहीं समझे? तो इसलिए सेक्शन 22 में हमने चल संपत्ति को डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ नया देखेंगे।